गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक प्रक्रिया की परिचर्चा को बढ़ाते हुए बात करेंगे कि समाज में हम सामाजिक प्रक्रियाओं को 3 प्रकारों में के रूप में देख सकते हैं। सामान्य सामाजिक प्रक्रियाएं, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया और असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमने चर्चा की थी सामाजिक अंतःक्रिया की। आज हम बात करेंगे संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किन प्रक्रियाओं को लेते हैं। सामान्यतः संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम करती हैं, समाज में सहयोग का काम करती हैं। इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया, सात्मीकरण की प्रक्रिया एवं व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं को ले सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रियाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मानवीय व्यवहार को दृष्टिगत करती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि बिना सहयोग के समाज एक क्षण भी नहीं चल सकता। सहयोग समाज के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। इसलिए डेविस ने लिखा है कि सहयोगी समूह उसे कहते हैं जो विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं, वह जिसे पाने की इच्छा सबको होती है। सहयोग के अंतर्गत हम की भावना पाई जाती है। समाज में जहाँ तक कि व्यवस्था का आधार सहयोग ही रहा है, यदि संघर्ष सहयोग की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है तो समाज कभी का नष्ट हो गया होता। सहयोग में सामूहिकता का भाव है, इसलिए ग्रीन ने इसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने या सामान्य रूप से अपेक्षित किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर व सामूहिक प्रयत्न कहा है। ग्रीन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सहयोग में सामूहिकता का भावना होनी चाहिए तथा समाज में सहयोग एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सहयोग एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं। और मानव जीवन की ये विशेषता भी है कि कोई भी व्यक्ति या समूह पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि वह अन्य व्यक्तियों या समूहों पर निर्भर रहता है। ये निर्भरता ही सहयोग को शुरू करती है और मनुष्य की ये प्रकृति है कि वह समूह में रहना चाहता है और समूह में उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग के माध्यम से ही पूर्ण होती है। अब हम बात करें कि सहयोग के स्वरूप। मानव जीवन में सहयोग के अनेक स्वरूप मिलते हैं। विभिन्न समितियों, संस्थाओं, संगठनों में अलग अलग प्रकार का सहयोग पाया जाता है और भिन्न भिन्न समय में सहयोगों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। युद्ध काल में जहाँ संघर्ष अपनी चरम स्थिति में देखने को मिलता है, वहीं समूह के अंदर अत्यंत संगठित प्रकार का सहयोग भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सहयोग स्वार्थ प्रेरित होता है तो कहीं स्वेच्छा से होता है। मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक में 2 प्रकार के सहयोगों की चर्चा की, प्रत्यक्ष सहयोग यानी डायरेक्ट कोऑपरेशन और अप्रत्यक्ष सहयोग इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। प्रत्यक्ष सहयोग की हम बात करें तो प्रत्येक सहयोग में समान उद्देश्य के लिए समान कार्य करना आवश्यक है। प्रत्येक सहयोग का मतलब होता है आमने सामने के संबंधों द्वारा जो सहयोग होता है वो प्रत्येक सहयोग कहलाता है। जैसे किसी खेल में एक टीम के सभी खिलाड़ी एक ही उद्देश्य को लेकर परस्पर सहयोग करते हैं। उन सब का उद्देश्य अपनी टीम को विजयी विरोधी टीम को हराना है।
इसी प्रकार जैसे कि हम कॉलेज में वार्षिक उत्सव मनाते हैं, तो अनेक छात्र छात्राओं की सहायता से, परस्पर सहयोग से हम आयोजन को सफल बनाते हैं। प्रत्येक सहयोग में व्यक्ति एक दूसरे के कार्य द्वारा अंतः प्रेरणा लेता है तथा अपनी क्रियाओं का अभिमुखन उद्देश्य की ओर करते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। मैकाइवर पेज ने अप्रत्यक्ष सहयोग तब होता है जब सहयोग करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य तो समान होता है, लेकिन वे इस उद्देश्य को बटे हुए समान आसान कार्यों द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत यद्यपि लोग अलग अलग कार्य करते हैं, किंतु सबका प्रयत्न एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। आधुनिक समाज में श्रम विभाजन इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, जिसमें एक व्यक्ति एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए घड़ी बनाने की एक बड़ी कंपनी में हजारों मजदूर कार्य करते हैं। कोई मजदूर एक पुर्जा बनाता है, कोई दूसरा पुर्जा। इसी प्रकार उस घड़ी की सुई बनती है तो कोई चाबी बनाता है। यद्यपि सभी मजदूर असमान कार्यों में लगे हैं, किंतु फिर भी सबका उद्देश्य एक घड़ी बनाना है। वर्तमान समाज में द्वितीय संस्थाओं के बढ़ जाने के कारण और बड़े पैमाने पर विशेषीकरण हो जाने से अप्रत्यक्ष सहयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ग्रीन ने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार के सहयोग की चर्चा की है: प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीय सहयोग। प्राथमिक सहयोग में व्यक्ति व समूह के स्वार्थ भिन्न नहीं होते। प्राथमिक सहयोग वहाँ पाया जाता है जहाँ घनिष्ठ सामाजिक संबंध होते हैं तथा जो स्वयं स्वार्थ रहित होकर अपने आप में साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले प्राथमिक सहयोग थोपा नहीं होता, बल्कि आत्म प्रेरित होता है। जैसे परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, समुदाय आदि समूह में जो सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं, वो इसी प्राथमिक सहयोग के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। द्वितीयक सहयोग द्वितीयक समूह में पाया जाता है। ये औपचारिक प्रकार का सहयोग होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वतः व स्वेच्छा से सहयोग नहीं देता, बल्कि किसी औपचारिक सहयोग या स्वार्थ के कारण सहयोग देता है। यानी जब व्यक्ति के स्वार्थ प्रदान होता है, तब वो स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो सहयोग स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर और रोगी के बीच, बस के कंडक्टर यात्री के बीच किया जाने वाला सहयोग इसी प्रकार का माना जा सकता है। यानी जब डॉक्टर ठीक होने पर एक डॉक्टर और रोगी का जो सहयोग है, जो संबंध है, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं अब नहीं रहती। तो इस प्रकार से इस तरह के जो सहयोग हैं वो द्वितीयक सहयोग में आते हैं। तृतीयक सहयोग में हम प्राथमिक और द्वितीयक सहयोगों के सहयोग से कुछ भिन्न प्रकार का होता है। जब 2 संघर्षशील समूह के बीच व्यवस्थापन होता है तो तृतीयक सहयोग का रूप बनता है। तृतीयक सहयोग एक समय विशेष में होता है जब व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहता है। तृतीयक सहयोग की प्रकृति आवश्यक नहीं है कि वो स्थायी हो। जैसे युद्ध में 2 विरोधी देश अगर समझौता कर ले तो ये तृतीयक प्रकार का सहयोग कहलाएगा। यानी इस तरह के सहयोग में संघर्ष से उत्पन्न हुआ है, संघर्ष के पश्चात उसके परिणाम के रूप में इस तरह का सहयोग हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमने बात की सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया प्रत्यक्ष सहयोग कैसे होता है, अप्रत्यक्ष सामाजिक सहयोग कैसे होता है, और उसमें भी प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग या तृतीयक सहयोग के रूप में हमने सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की चर्चा की। अब आगे बात करते हैं व्यवस्थापन की।
व्यवस्थापन भी संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। व्यवस्थापन का तात्पर्य संघर्ष की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सामंजस्य स्थापन से है। अर्थात जब कोई विघटनात्मक स्थिति आती है तो संगठन के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। समाजशास्त्री गिलिन एंड गिलिन ने व्यवस्थापन को समझाते हुए बताया कि व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार संघर्ष व प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति या समूह अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जिससे प्रतियोगी की संघर्ष के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ हल हो सके। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो मित्रों में झगड़ा हो जाने पर उनमें राजीनामा हो जाने की जो व्यवस्था है उसको ही व्यवस्थापन की प्रक्रिया कह सकते हैं। या यूँ जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात जब शिमला समझौता हुआ, जो शिखर वार्ता हुई, वह व्यवस्थापन की प्रक्रिया का ही उदाहरण है। जब दो व्यक्तियों पर समूह में स्पर्धा होती है तभी व्यवस्थापन हो सकता है। उदाहरण के लिए दो संघर्षशील व्यापारी अपनी अपनी वस्तुएं बिना किसी दूसरे की आलोचना किए बेचते हों, सहमत हो जाते हैं, तो ये भी व्यवस्थापन की ही प्रक्रिया है। व्यवस्थापन परस्पर विरोधी व्यक्तियों या समूह का फिर से सामान्य संबंधों में एक ढालने की प्रक्रिया है। गिलिन एंड गिलिन ने व्यवस्थापन की दो प्रकारों की चर्चा की है, समपरिस्थिति व्यवस्थापन और उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन। जब दो समान परिस्थितियों के व्यक्तियों या समूह के बीच में संघर्ष को समाप्त करने के पश्चात जो समझौता होता है वह समपरिस्थिति व्यवस्थापन कहलाता है। उदाहरण के लिए जब समान शक्ति वाले दो देशों में युद्ध के बाद समझौता होता है तो वो समपरिस्थिति व्यवस्थापन के अंतर्गत आता है। सामान्यतः पारिवारिक मामलों को लेकर जब पति पत्नी के बीच संघर्ष होता है और सुलझाने के पश्चात जो समझौता होता है उसको भी हम समपरिस्थिति व्यवस्थापन के अंतर्गत देख सकते हैं। अब बात करते हैं उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन की। उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन उसे कहते हैं जब ऐसे दो व्यक्तियों समूह में संघर्ष हो जिनमें एक की परिस्थिति दूसरे से ऊंची होती है तथा वे दोनों व्यवस्थापन की प्रक्रिया स्वीकार करते हैं। इसके अंतर्गत जिसकी परिस्थिति ऊंची होती है वह नीची परिस्थिति वाले व्यक्ति या समूह को अपनी इच्छा के अनुसार शर्त मनवाने को विवश कर देता है। इसका इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक अफसर उसके अधीनस्थ कर्मचारियों में संघर्ष होने पर अधीनस्थ कर्मचारी व्यवस्थापन करता है तब उसे वह व्यवस्थापन अधिकारी की इच्छा और उसकी शर्तों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो शक्तिशाली देशों की शर्तों के अनुसार कमजोर देश व्यवस्थापन करता है। व्यवस्थापन अनेक प्रकार से करना संभव है। व्यवस्थापन शक्ति के द्वारा भी हो सकता है, अर्थात जब एक व्यक्ति ताकत के आधार पर दूसरे व्यक्ति को अपनी शर्तें मनवाने को मजबूर कर दे तो ये एक उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन कहलाता है। व्यवस्थापन का दूसरा प्रकार समझौता है। समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष अपनी अपेक्षाओं से ज़्यादा मांग करते हैं। फिर दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा त्याग करके एक विशेष बिंदु पर समझौता कर लें, यानी एक समान परिस्थिति वाले व्यक्ति समूह के बीच जो समझौता होता है उसको इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। इस प्रकार से समाज में ये प्रक्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहती हैं और समाज में व्यवस्था या संगठन बना रहता है। आगे हम बात करते हैं असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया किस तरह से उत्पन्न होती हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं और समाज में हम उनको किस तरह से देखते हैं।